खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 15 अगस्त को पीएम के भाषण में फिर इस बात का जिक्र होता है कि आस्था यानी अकीदत के नाम पर जुल्म और सितम को इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी इससे पहले भी कई बार गाय की हिफाजत के नाम पर गुंडागर्दी के लिए सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल कर चुके हैं, पर उनकी इस नई तकरीर के बाद भी ऐसी वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात के आनंद में 15 लोगों ने दलित मां बेटे की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वो एक मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे। तो बिहार में बीजेपी के सत्ता में शामिल होने के 15 दिन बाद दूसरी वारदात अंजाम दी गई। वेस्ट चंपारण में गाय की हिफाजत के नाम पर बीफ पकाने और खाने के शक में 7 लोगों की जानलेवा पिटाई की गई और पुलिस ने बाद में इन्हीं लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। उधर छत्तीसगढ़ में गायों की बेकदरी देखिए, जहां एक बीजेपी नेता की गौशाला में ज्यादा से ज्यादा सरकारी फंडिंग लेने के चक्कर में 200 गायों को रखने की जगह में 900 गायों को ठूंस दिया गया, जिसकी वजह से 200 गायों की दर्दनाक मौत अलग ही सवाल खड़े कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि दलितों मुसलमानों पर हमले के बीच कैसे पूरा होगा भारत जोड़ो का पीएम मोदी का सपना, और अकीदत और गाय के नाम पर जुल्म सितम आखिर कब तक सहेगा हिंदुस्तान। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। गौरक्षा के नाम पर कत्ल का सिलसिला जारी, मोदी राज में गौरक्षक बेलगाम। गाय से है अकीदत तो गाय का ही बुरा हाल क्यों? अकीदत के नाम पर जुल्म सितम कब तक? नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होते ही बिहार में भी गौरक्षक सरगर्म हो गए हैं। बिहार के चंपारण में गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों पर इल्जाम तराशी करते हुए मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। बिहार में गुज़िश्ता 15 दिनों में गौरक्षकों का ये दूसरा हमला है। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए गौरक्षकों ने शहाबुद्दीन के घर पर हमला किया और बीच बचाव करने वाले लोगों को भी अपना निशाना भीड़ ने बना ही लिया। हमलावरों में विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल थे। पुलिस के मुताबिक हमले में मजीद 4 लोग भी जख्मी हुए। वहीं इस वाक़े के बाद पुलिस ने बीफ कानून तोड़ने के इल्जाम में 7 मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया। एक ही वक्त में क्या सितम कि मुसलमानों को मारा भी गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। और वजीर आजम ने गौरक्षकों के लिए क्या कुछ नसीहत की थी, क्या कुछ कहा था, आइए जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। ये आस्था किसकी है? हम 125 करोड़ देशवासियों की आस्था है, और इसलिए आस्था के नाम पर हिंसा का रास्ता इस देश में कभी भी चल नहीं सकता। यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। गाय के नाम पर आपने गुंडागर्दी की हजारों तस्वीरें देखी होंगी, अब जरा गौशालाओं की हालत देखिए। दुर्ग जिले के दमधा में बीजेपी लीडर का गौशाला भूख और बीमारी की वजह से यहां अब तक 250 गायें मर चुकी हैं, और ये गौशाला है बीजेपी लीडर हरीश वर्मा का। जांच होगी, मौत की वजह निकलकर सामने आएगी, कोई न कोई कसूरवार ठहराया जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ होगा क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। लगभग ऐसे तो उसमें 300-400 मवेशी थे वहाँ, लेकिन हमारे जो अधिकारी बता रहे हैं कि परसों 17 मरी है और कल 10 मरा है, ऐसा एक जानकारी है। अब लगभग अपन 50 का मान लें, 50 जानवर मरी है ऐसा अपन मान लें। अब पानी ज़्यादा हो गया होगा या कहीं कोई परेशानी हुई होगी, जांच जब होगी, जांच चल रही है, जांच जैसे आता है जांच रिपोर्ट तो पता चल जाएगा क्यों मरी, कैसे मरी। गाय पर सियासत का सिलसिला जारी है। गाय की हिफाजत के नाम पर गौरक्षक हाथों में हंटर लेकर इंसानों की खाल उतारने में लग गए हैं, मगर आज इन गौसेवकों की असली तस्वीर देखिए। इस रियासत से जहां गौरक्षा का सबसे ज्यादा दम भरा जाता है, यानी मध्य प्रदेश में सरकारी इंतजामात वाले टिपारा गौशाला की, जहां अब तक तकरीबन 453 गायें मर चुकी हैं। साल 2016 में 1092 गायों की मौत के बाद सुर्खियों में आई ग्वालियर म्युनिसिपल की लाल टिपारा गौशाला गायों की मौतशाला बन चुकी है। अब सवाल तो लाजमी है कि आखिर ऐसे में गौरक्षक हैं कहाँ? हस्तक्षेप नहीं है, पूरे से हमको फाइट करना पड़ रहा है। यहाँ नगर निगम के गिने चुने 2-4 अधिकारी बिल्कुल साथ नहीं कर रहे हैं। उनके दबाव के कारण अव्यवस्था हुई, अव्यवस्था के कारण गायों को की मृत्यु का कारण बन रहा है। अगर गौरक्षक वज़ीर आज़म की बात पर अमल करते तो आए दिन भीड़ के जरिए तशद्दुद के मामले सामने नहीं आते। वहीं सही गौरक्षा तो ये होती कि कोई भी गाय भूख से गौशालाओं में इस तरह मौत नहीं मरती। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
तो अकीदत और गाय के नाम पर यह जुल्म सितम आखिर कब तक, यह बड़ा सवाल आज की इस डिबेट में मैं उठाऊंगा। तमाम खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा चुके हैं। तमाम तरह की जो मॉब लिंचिंग का एक नया कल्चर इस देश में पनप रहा है उसके खिलाफ। नवीन कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसके अलावा अरविंद निषाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं और आज उनकी भी भूमिका बड़ी अहम है क्योंकि बिहार में यह दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई है। श्रीराज नायर साहब विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन मुंबई से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं क्योंकि बिहार की जो घटना, पश्चिमी चंपारण वाली घटना जो है, उसमें नाम आ रहा है विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्होंने शहाबुद्दीन के घर पर हमला बोला था। इसके अलावा आशु मोंगिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा नवल किशोर साहब, डॉक्टर नवल किशोर जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले अरविंद निषाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, महागठबंधन की सरकार में जब चल रही थी उस वक्त पूरे देश से मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती थी, जो वारदातें होती थी, तब आप और हम इसी तरह डिबेट का हिस्सा होते थे और उस वक्त आप सीना चौड़ा करके यह दावा ठोकते थे कि देखिए बिहार में हमने किस तरह से कंट्रोल कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले 15 दिनों में कि एक एक करके दो बड़ी वारदातें सामने आती हैं और पश्चिमी चंपारण वाली जो घटना है, जो वारदात है, वो तो दिल दहला देने वाली, उसकी मोडस ऑपरेंडी तो बिल्कुल दादरी की अखलाक वाली। क्या हो गया ये? देखिए समीर साहब, जो घटना आप बता रहे हैं, जिसके बारे में बिहार के स्तर पर कोई ऐसी बड़ी वारदात होने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। एक दो मीडिया हाउस ने इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है, लेकिन पूरे बिहार में आज से 12-13 वर्ष पूर्व कहीं मॉब लिंचिंग या गाय के तस्करी के मामले में या गौ हत्या के मामले में किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया था और आज भी नहीं आया है। आप जिन घटना का उल्लेख कर रहे हैं उस घटना से डुमरा विलेज पश्चिमी चंपारण में बिहार में है या नहीं है? बिहार में ही है। बिहार में ही है। आपको नहीं पता कि वहां पर किस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया? आपको कोई आइडिया नहीं है? मैं वही बता रहा हूं कि इन दिनों बिहार के 8-10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिला भी शामिल है और इन जिलों में आजकल अभी बाढ़ से लोग भयंकर रूप से पीड़ित हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह के कोई मामला वहां प्रकाश में आया है। अगर प्रकाश में मामला आया है तो बिहार सरकार और बिहार की पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इस घटना को जांच करेगी और उस घटना में शामिल तमाम अपराधियों को कार्रवाई करके सलाखों के पीछे चनपटिया पुलिस स्टेशन का ये मामला है। चनपटिया पुलिस चौकी है जिसके एसएचओ का ऑन रिकॉर्ड बयान है। उन्होंने बाकायदा उन 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, केस रजिस्टर किया है जिनकी पिटाई हुई। और पूरा मामला, क्योंकि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है इसलिए मैं आपको बता देता हूं, आपकी पार्टी की सरकार वहां पर चल रही है और कैसे आपको आइडिया नहीं है, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि इस गांव का रहने वाला है, उसके घर में 4 लोग थे, बगल में पड़ोस में, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बगल में पड़ोस में 3 लोग थे। इन 7 लोगों को एक घर में बंद किया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है। विश्व हिंदू परिषद के तकरीबन 50 लोग वहां पर मौजूद होते हैं और कहा यह जाता है कि यह शख्स जो है ये अपने घर में गाय का मीट पका रहा है, बीफ पका रहा है, इसलिए आज इसकी पिटाई की जाएगी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस की जीप पर पथराव किया जाता है और कहा जाता है कि आज तो इंसाफ हम लोग करेंगे, आप नहीं करेंगे। उसके बाद पुलिस इन 7 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लेती है। वो 50 लोग जिन्होंने हमला किया उनको छोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे हैरत होती है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते बिहार में ऐसा हुआ।
समीर साहब आपके साथ कोई पहली बार मैं इस डिबेट में नहीं बैठ रहा हूं, आपके साथ दर्जनों बार मैं डिबेट में बैठा हूं और पूनावाला साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं पहली बार आपके साथ इस डिबेट में बैठ रहा हूं। जब कभी भी मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हूं, पूरी गंभीरता के साथ, पूरे मामले के अध्ययन के साथ मैंने बैठने का काम किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार के 10 जिलों में अभी बाढ़ का जो प्रकोप है वह सर चढ़ करके बोल रहा है। पूरे बिहार की मीडिया, बिहार के राजनेता, हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, अभी बाढ़ पीड़ितों के बीच व्यस्त हैं, उनके राहत में, उनके पुनर्वास में। हाँ, एक बात, दूसरी बात, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। अगर इस तरह के तो सबसे बड़ी समस्या, अगर इस तरह के मामला, इस वक्त बिहार में बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है और लगातार हम उसकी कवरेज भी कर रहे हैं। वहां पर लोग कितनी परेशानी में है इसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुद्दा दूसरा है ना। समीर साहब, उस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। समीर साहब, डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जवाब किशोर साहब, मुझे 10 सेकंड दीजिए। नहीं, आपको दे दिया मैंने मौका, बहुत मौका दे दिया। नवल किशोर साहब जी। नहीं, निशा साहब मैं आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास। नवल किशोर साहब, ये सरकार जो है, ये सरकार चोरी की सरकार है। महागठबंधन से भागे हुए नीतीश कुमार और 2015 में हारे हुए सुशील कुमार मोदी और भाजपा की सरकार है जो संघ के निर्देशों पर चलती है। और संघ का आज नहीं, पूरे इतिहास में उसका रिकॉर्ड है कि वह मार काट और नफरत के सिद्धांतों पे चलता रहा है। और जब भी जहां भी शासन हुआ, वो चाहे आप मध्य प्रदेश देख लें, चाहे मॉब लिंचिंग का जितना भी केस होगा वो केवल बीजेपी शासित राज्य में है। जब तक महागठबंधन की सरकार में राजद, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड था, तब तक एक भी केस नहीं हुआ। जैसे ही इन्होंने शासन में आने का काम किया है, इस तरह से ये काम कोई अंजाम देने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरह से इनका राजनीति यही है कि वह किसी तरह से इन मुद्दों को जिंदा करके, इन मुद्दों को लाकर और आम गरीब को यह मारने का काम करते हैं। उन लोगों को काम कर, इनको गाय से कोई मतलब नहीं है। गाय और गरीब का रिश्ता बिहार में बहुत गहरा है। 90% पॉपुलेशन जो गांव में रहती है वो जानती है गो पालन क्या होता है और गाय की सेवा करती है। ये लोग झूठ और फरेब और फर्जी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम पे ये काम करते हैं। और जो गो सेवा की क्या करते हैं, ये सारा गो गुंडागर्दी इनका है जो कि पूरे देश में यह नंगा नाच कर रहा है। और ये सब आरएसएस के नेतृत्व में हो रहा है, आरएसएस के सह पे हो रहा है, क्योंकि आरएसएस ही इन सारे चीजों के पीछे है और इस तरह के घटनाओं के पीछे है। नफरत, हिंसा और इस तरह की वारदात करने में ये माहिर है और पूरे देश को यह परेशान करके रखे हुए हैं इस मामले में। जहां तक बाढ़ की बात करें, बाढ़ में बिहार की सरकार पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार केवल दिखाने के लिए हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और कांग्रेस कोई काम पार्टी नहीं अलग कर होती रहे है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और पिछले 15 दिन में 2 वारदातें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 30 वारदातें हुई हैं बिहार में पिछले 7 सालों में, और खास करके जो 2 साल सरकार चली महागठबंधन की, उसमें एक भी किस्सा नहीं हुआ। अब 2 किस्से हो गए 15 दिन में। मोदी जी के बोलने के बावजूद और 3 बार बोलने के बावजूद भी ये किस्से लगातार हो रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण ये बात सही है नवल किशोर जी की, क्योंकि ये केस मैं ही लड़ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। 90% केस बीजेपी शासित प्रदेशों में होते हैं। और इसके अलावा एक और आंकड़ा इसमें यह भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी, चाहे वो संघ परिवार हो या आरएसएस के लोग हो, वो भी इसमें शामिल होते हैं या उसको जायज ठहराने का काम करते हैं। जब अखलाक की मौत होती है तो महेश शर्मा तिरंगा लगाने जाते हैं उसके हत्यारे पे। जब झारखंड में होता है, जब राजस्थान में पहलू खान को मारा जाता है, तो उनके मंत्री बयान देते हैं इसको जायज ठहराने के लिए। गौ सेवा से लेकिन बीजेपी से आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं? पीएम मोदी का इतना सख्त स्टेटमेंट, इससे ज्यादा प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री इससे ज्यादा सख्ती के साथ भला कैसे बोल सकता है? देखिए, क्या मैसेज दे सकता है जो उन्होंने नहीं दिया? जो लफ्ज होते हैं ना, लफ्ज, शब्द, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, कार्रवाई की अहमियत होती है। सरकारों की, राज्य सरकारों की या केंद्र सरकार। मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा है कि आप जवाब दीजिए। सुनिए, अभी तक हलफनामे में जवाब केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। अभी तक हमारा जो मासूका मानव सुरक्षा कानून जिसकी पेशकश हमने की है, जिसको 10 राजनीतिक दलों ने और जेडीयू ने भी समर्थन किया था गठबंधन टूटने से पहले, उसको अभी तक इन्होंने पारित करने का काम नहीं किया। गौ सेवा में किसी को आपत्ति नहीं है, आशु मूंगिया गौ सेवा करते, हम उनके साथ हैं। पर
गौ सेवा के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे गौ आतंक फैलाना और लोगों को मारना। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बिहार में क्यों हो रहा है। बिहार में गठबंधन जब था तो नीतीश जी का बयान ये था, भाजपा के नेताओं से पूछो किस चमड़े का बना है उनका जूता, फोटो खींचो। ये भाजपा आरएसएस वाले देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए हम संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। अब वो डीएनए बदल चुका है, अब एनडीए में तब्दील हो चुका है। तो गौ रक्षा वाले अब जो है उनकी सरकार, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, ये संदेश जा चुका है। नवीन कुमार साहब जुड़ गए, बहुत मौके से जुड़े हैं नवीन कुमार साहब, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। नवीन कुमार साहब जवाब दीजिए इस बात का कि बिहार में हम लगातार देख रहे थे देश के अलग अलग हिस्सों से मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार सीना ठोक कर यह दावा कर रही थी कि देखिए हमने अपने यहां क्या व्यवस्था की है। लेकिन पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि 2 वारदातें हो गई, और अब ये जो दूसरा इंसिडेंट है यह बड़ा दिल दहला देने वाला है। 50 लोग, उनमें से कुछ लोग वीएचपी से जुड़े हुए एक घर पर धावा बोल देते हैं, शक जताया जाता है कि यहां पर बीफ पक रहा है, और उसके बाद उन लोगों की पिटाई की जाती है। मैं समीर भाई कुछ आपके यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण देर से जुड़ा हूं, लेकिन मैं फिर भी मैं चाहूंगा कि 2-3 मुद्दों पर मैं, आवाज मुझे आ रही थी कि 2-3 मुद्दों पर मैं क्लैरिफिकेशन साफ कर दूं। और जो पिछले 2 जने, एक हमारे जेडीयू के प्रवक्ता ने बोला और एक कांग्रेस के नेता ने जो बोला, मैं उसके विषय में बता दूं। जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं कि आरएसएस के लोग गायों को मारते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए, जो गाय को मां मानते हैं, अपनी मां को मारा नहीं करते। इस प्रकार की बातें करना भी आरजेडी के प्रवक्ता की शायद बात कर रहे हैं आप। शब्द है, मैं कहता हूं वो भी एक छोटा शब्द है, जेडीयू नहीं कहना चाहिए इस प्रकार के। अरे जी आरजेडी के प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, आरजेडी के जो लोग बोला उन्होंने बोला। मैं दूसरा आपको बात है, वो तो आपके मैंने, अरे सरकार मैंने ठीक है जी, मैं तो चिंता मत करिए, मैं तो लालू जी के बारे में ही बताना चाहता हूँ, इस पे समय मत खराब करिए। मैं आपको 2-3 चीजें और बता देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ साफ कहा था, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जब उन्होंने कहा था कि जो कुछ लोग असामाजिक तत्व जो है गोरक्षक का चोला पहन करके, आप शांत रहिए, पीछे बोलिए मत, शांत रहिए, चुप रहिए, पेशेंस रख के सुनना सीखिए। उन्होंने कहा मुझे, जब उन्होंने कहा कुछ लोग गोरक्षकों का चोला पहन के असामाजिक तत्व जो है, नवल जी बात सुन ले, और नवीन जवाब दे रहे हैं। अभी तक आपने तमाम सवाल तो उठा ही लिए, अब जवाब तो देने दीजिए उनको। आप उनके विषय में क्या बोलेंगे? आप मोहन भागवत के विषय में बताइए, आप इनको मोहन भागवत के विषय में बताइए, जो यही लोग हैं, कांड करते हैं, और यही लोग हैं। क्या कारण हो गया कि सरकार बदलने के 15 दिन के भीतर ही ऐसी घटनाएं होने लगी? क्या कारण हो गया? वो लोग करने वाले कौन है? वो लोग यही लोग हैं, चाहे आरजेडी के हो चाहे कांग्रेस के हो, इन्हीं का काम है। यही चोला पहन करके भाजपा और संघ को बदनाम करते हैं। आप बात सुनना नहीं चाहते? आपने सवाल किया था, आप उसका जवाब लेंगे नहीं? नवल किशोर साहब आप वक्त पर बात कर रहे हैं, प्लीज आप मुझे बताइए क्या मैं इनका जवाब दूं? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, नवीन को जवाब देने दीजिए। तमाम तरह के सवाल उठा दिए गए यहां पर, अब जवाब तो नवीन को देना है ना, प्लीज बोलने दें उनको। नवीन जी बोलिए। आपने बिल्कुल मुझे देखिए, अभी आरजेडी ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। मैं कांग्रेस के आरोपों का भी बता दूं, एक 10 आपसे मैं 30 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा समीर भाई, क्योंकि बहुत देर बाद जुड़ा हूं आपसे मैं वो लेना चाहता हूं। 1947 के बाद जब संविधान सभा की बैठक हुई, एक बहुत जरूरी बात है कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना क्यों आई, और मुसलमानों को असुरक्षित की भावना बार बार कूट कूट के भरी किसने, मैं आपको साबित करना चाहता हूं। 1947 के बाद जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें धारा 370 का जो प्रस्ताव रखा गया, उस समय उसके सदस्य मोहम्मद करीम छागला ने विरोध किया कि नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके बाद लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? क्योंकि उनको मुसलमानों में वोट बैंक, यस, मैं इतिहास में लंबा नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि पंडित नेहरू को लगा कि कांग्रेस का वोट बैंक और मुसलमानों की राजनीति करने के लिए इनको अलग रखना पड़ेगा, और यही कारण था कि उसके बाद जब भी इनको मुजफ्फराबाद, जाफराबाद, एक एक कॉलोनी में सिमटा करके रखा गया, इनको 2वीं दर्जे का नागरिक बना के रखा कांग्रेस ने अपने वोट बैंक। तो नेहरू की नीति पर चलने का, ना चलने का ये मतलब थोड़ी कि मुसलमानों को पीटा जाए, एक साथ जोड़ने को पीटा जाए।
नवीन जी यहाँ पर तो जिस घटना का जिक्र आपने मुसलमानों के उसकी बात नहीं, बिल्कुल कांग्रेस ने मुसलमानों में, समीर भाई, मुसलमानों में कांग्रेस ने असुरक्षा की भावना पैदा करी, और जब उसको हटाने की बात करी जा रही है, उनको सबका साथ विकास करने की बात पैदा होती है ना जब पीटा जाता है किसी को। यही लोग इस प्रकार की भावना कर रहे हैं के शक में और बीफ पकाने के शक में जब किसी को पीटा जाता है, वाले कौन है? सुरक्षा की पीटने वाले यही लोग हैं। जब आप पीटने वाले कौन है? आपने सहारनपुर की घटना की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीटने वाले यही लोग हैं। ठीक है, पीटने वाले कांग्रेस और आरजेडी वाले लोग हैं। आज तक जब तक इनकी सरकार थी, जब सरकार थी, आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश की पहली सरकार में 15 दिन पहले कोई घटना क्यों नहीं हुई? सरकार बदलने के 15 दिन बाद ही घटना क्यों नहीं? सारे मेहमानों को शामिल कर लेते हैं, सारे मेहमानों को शामिल कर लेते हैं। श्रीराज नायर साहब भाजपा को बीएसपी के हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीराज नायर साहब, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का नाम सामने आ रहा है। 50 लोग थे जिन्होंने शहाबुद्दीन के घर पर हमला बोला, उसमें ज्यादातर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। पुलिस की जीप जब वहां पर आई तो पुलिस पर पथराव किया गया, बोला गया कि आज इंसाफ तो हम ही करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए समीर, मैं सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था काफी देर से। पहली बात तो वहां कोई विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था ही नहीं। हमने पता लगाया बिहार में, ये बिल्कुल जिस तरह से अभी नवीन जी ने बिल्कुल कहा, 15 दिन पहले तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अचानक सरकार बदलने के बाद कैसे ये घटनाएं शुरू हो गई बिहार में? देखिए, इससे पहले भी मैं आपको कही, आपके इस डिबेट में मैं तो सैकड़ों बार आप बताइए ना कैसे शुरू हो गई? बार बार कह रहा हूं, गेरवा भगवा सुनिए मेरी बात, कांग्रेस भगवा दुपट्टा पहन करके कांग्रेसी लोग और असामाजिक तत्व लोग ये कई दिनों से ये गौरक्षकों का जामा पहन करके समाज का वातावरण खराब कर रहे हैं, ताकि आज की तारीख मैं राजनीतिक पक्ष से नहीं बात कर रहा, फिर भी मैं कहूंगा आज जिस तरह से पूरे देश में हिंदुत्व का वातावरण है, उस वातावरण से बौखला हुआ विपक्ष जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो किसी भी तरह से सरकार को और हिंदुत्ववादी शक्ति को नीचा दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। ये 60 आजादी के बाद 70 साल से जिस तरह से इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा है, उसके अलावा इनके ग्रोथ के, इनके एजुकेशन के लिए, इनकी शिक्षा के लिए या इनकी नौकरी के लिए कोई काम नहीं किया, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की। और अब ये इस स्तर पर आ चुके हैं कि इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता। ठीक है, तो पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि गौरक्षकों को नकली गौरक्षक सड़क पर उतरते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और दूसरी बात, श्रीराज नायर साहब, आप जो लॉजिक दे रहे हैं, जो आपसे ये भी कह रहा हूं, बार-बार कहते हैं, उस लॉजिक के हिसाब से तो ये 50 लोग जिन्होंने हमला बोला था, ये बचने ही नहीं चाहिए थे, ये सलाखों के पीछे होने चाहिए थे अब तक। अगर ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं और इस वक्त राज्य में, बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, तब तो ये लोग बचने ही नहीं चाहिए थे। समीर, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पुलिस कर तो रही है, 7 लोगों के खिलाफ जिनको पीटा गया, उन्हीं के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया। ये काम कर रही है पुलिस। ठीक है, आशु मोंगिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आशु मोंगिया साहब, ये गाय की हिफाजत हो रही है क्या? ये गाय की हिफाजत हो रही है? ऐसे होती गाय की हिफाजत? ऐसे काम करती है गौरक्षा सेना? समीर भाई, पहली बात तो ये है कि मैंने हमेशा बोला कि जो ये लोग ने मारा, हाँ। या जो अभी ये बता रहे हैं कि वहां पे पुलिस आई, पुलिस पे पथराव हुआ और बोला गया कि इस फैसला हम करेंगे, पावर उनको किसने दे दी है? ये पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्हें मालूम चला कि जी एक बीफ खा रहे हैं, वो गोमांस खा रहे हैं, हाँ। तो गोमांस खाना उन लोगों ने क्या ये वेरीफाई कर लिया, ये कंफर्म है कि वो गोमांस था या नहीं था? इसका फैसला तो एफएसएल करेगी। वो तो कोई भी गोरक्षक हो, कोई फैसला जंगल के कानून में फैसला ऑन द स्पॉट ही होता है। अखलाक का फैसला भी फैसला ऑन द स्पॉट ही हुआ ना। तो वो फैसला जो ऑन द स्पॉट हुआ वो सारे गलत है ना। हाँ। भारत के संविधान ने या कानून ने किसी को इजाजत नहीं दे रखी। कोई भी गोरक्षा वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे इजाजत है कि मैं जाके मारपीट कर सकता हूँ, या न्यायालय का काम मैं नहीं कर सकता। फैसले देने का या सजा देने का अधिकारी मैं नहीं हूँ, अधिकार मेरे पे नहीं है, वो न्यायालय का काम है। तो दूसरी बात, जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती, आप कैसे कह सकते हो कि वो गोमांस है या वो भैंस का मांस है या किसी भी चीज का है? एक बार कानून के ऊपर में आप लोग
बात। करो ना, कानून पे भरोसा रखो, देश के संविधान पे भरोसा रखो, मुकदमा दर्ज करवाओ, एफएसएल की रिपोर्ट आई, अगर एफएसएल में है गोमांस है तो सजा दे, सजा मिलेगी कोर्ट से, और आप लोग लड़ो, कोर्ट में लड़ो, लीगली लड़ाई लड़ो, यहाँ पर लड़कर सिविल वॉर मत करवाओ। और अगर इतने ज्यादा लड़ना है, इतनी गर्मी है, तो भाई भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, आजकल तो चीन भी ड्रामा कर रहा है, तो वो बॉर्डर्स में ही खड़े हो जाओ कम से कम, वो ज्यादा बढ़िया है। फिर दूसरी चीज, अगर यहाँ पर इतना है तो वो जो छत्तीसगढ़ के अंदर में अगर जो 250 गाय मारी गई है, तो वो छत्तीसगढ़ का, उस पर भी मैं आऊंगा, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अरविंद निषाद साहब आप जवाब तैयार रखिए। आपको जवाब इस बात का देना पड़ेगा, यह साबित करना पड़ेगा कि बिहार में कानून का राज है, क्योंकि जो पश्चिमी चंपारण में हुआ है इस परिवार के साथ, वो सुनकर और देखकर दिल दहल जाता है, और पुलिस का रवैया देखकर कानून पर से विश्वास उठता है। आपको यह साबित करना पड़ेगा कि कानून का राज है, लोगों को यह भरोसा आज दिलाना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो अकीदत और गाय के नाम पर यह जुल्मो सितम आखिर कब तक, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद निषाद साहब जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। अरविंद निषाद साहब, अब आप कैसे यह साबित करेंगे कि बिहार में अब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, और यह जो मामला पश्चिमी चंपारण वाला है, इसमें बिहार की पुलिस ने जिस तरह का रवैया उसका सामने आया है, इस मामले में सही कार्रवाई होगी, कैसे आप ये भरोसा दिलाएंगे? देखिए, बिहार में कानून का राज है, बिहार में किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसके पूर्व भी अगर किसी प्रकार के कोई सांप्रदायिक मामला आया है, जैसे आपको सीतामढ़ी का केस एक मैं बताता हूं, सीतामढ़ी में एक मस्जिद का मामला आज से 2 साल पूर्व, यानी उस समय हम एनडीए के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस समय भी बहुत मामला वो गंभीर बन गया था, फिर भी उस मामला को राज्य सरकार ने बहुत तरीके से टैकल किया, और 12-13 वर्षों की सरकार में पूरे बिहार में कहीं भी सांप्रदायिक दंगे का कोई एक घटना सामने नहीं आया है। आप जिन 2 घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं, इसके तो हैरत हो रही है कि 3 अगस्त को एक वाकया सामने आता है। मैं बता रहा हूं, रोककर सुन लीजिए 10 सेकंड, जो लोग उसमें 10 सेकंड और सुन उनकी लीजिए, पिटाई कर दी जाती है और कहा जाता है कि ये गोमांस ले जा रहे हैं, और अब ये दूसरा इतना भयानक इंसिडेंट। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? आज 10 सेकंड और सुन लीजिए। नवल किशोर जी, मैं आज उनके नेतृत्व में नवल किशोर जी मैं जानता हूं, नवल किशोर जी मैं जानता हूं कि आप दूसरे के बीच में हस्तक्षेप करना ही जानते हैं। आप धैर्य पूर्वक किसी की बात नहीं सुनना पसंद करते हैं। नवल किशोर जी आप झूठ बोल रहे हैं। नवल किशोर जी आपको डिबेट करने नहीं आता है। नवल किशोर जी आप डिबेट में नहीं बैठते हैं, आपको डिबेट करने नहीं आता। आप धैर्यपूर्वक किसी की बात आप नहीं सुनना चाहते हैं। आप सुन लीजिए, नवल किशोर साहब नहीं करिए। आप मौका दे रहे हैं अरविंद निषाद साहब को कि वो सवालों के जवाब देने से बच जाएं। नैतिक रूप आप मौका दे रहे हैं दरअसल। आप सृजन घोटाले के प्रमुख आरोपी जवाब तो सुनने दीजिए उनको, वो कैसे भरोसा दिलाएंगे? बात कर रहे हैं जी। अरे सीबीआई की जांच हमने, सीबीआई की जांच की अनुशंसा हमने जो गोली मारी गई उसमें जो लोग प्लीज नवल जी प्लीज, अरविंद निषाद साहब जवाब दीजिए जल्दी से। वो क्या जंगल राज नहीं? जल्दी से मैं जवाब देना चाहता हूँ। आरा की घटना में जो लोग शामिल थे उन पर एफआईआर हुई, उन पर आरा की घटना में जो लोग शामिल थे उन पर एफआईआर हुई, और उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने, वहां की पुलिस ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खुलवाई किशनगंज में। भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई की शाखा ने पटना में जमकर उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी हमने अल्पसंख्यकों के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया। हमारी सरकार का प्रथम जो मानना है कि भाई इस राज्य में किसी प्रकार की संविधान, किसी प्रकार के कानून को हाथ में लेने का किसी प्रकार के किसी आदमी को कोई इजाजत नहीं है, चाहे वो कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितना ही कोई शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न। इसलिए नवल किशोर साहब यकीन हो रहा है आपको? चाहता हूं, वो कह रहे भले ही बीजेपी साथ आ गई हो, लेकिन नीतीश कुमार की जो पॉलिसी है वो उसको नहीं छोड़ने वाले। ये अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। और भ्रम फैलाने वालों के शासन कर रहे हैं।
यहाँ पर तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि जिस दिन बोलते हैं कि गो रक्षक का गो गुंडागर्दी नहीं चलेगा, उसी दिन जिस दिन मॉब लिंचिंग के खिलाफ में बोलते हैं उसी दिन झारखंड में होता है, उसके बाद बिहार में होता है। ये लोग तो झूठ और फरेब के वालों के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। जनादेश के हत्यारा हैं ये लोग, ये पूरा जनमानस के नेतृत्व के हत्यारा हैं ये लोग। ये उनके साथ गोरखपुर के हत्यारे जो रोहित वेमुला के हत्यारे हैं, ये सारे हत्यारों के साथ है, गांधी के हत्यारों के साथ है। नवल किशोर जी, आपको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। एक एक करके मोदी के नए भक्त। ठीक है नवल किशोर साहब, आपका पॉइंट समझ गया मैं, और कहीं ना कहीं आपकी दुष्टि रख दी है। ये जनादेश के हत्यारे वाली बात का इससे कोई मतलब नहीं है। ये शहजाद पूनावाला जी, ये ऐसे ठीक है शहजाद, आर्थिक घोटाला करते हैं, यहाँ पे एक बात यहाँ पे एक बात कही गई कि इसमें कांग्रेस और आरजेडी के लोग इन्वॉल्व हैं। अगर कांग्रेस के लोग सारे राज्यों में, भाजपा के राज्यों में कर रहे हैं तो इतनी घटनाएं होती और प्रधानमंत्री रोने लगते, उससे अच्छा सबको हमको जेल में डाल के ये सबूत दे देते। आज जेडीयू वाले सबूत लाते कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। दरअसल सही बात यह है कि गौ के नाम पे मानव हत्या करने वाले, चाहे झारखंड हो चाहे अखलाक हो, वो भी बीजेपी वाले थे, और गौ हत्या भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी वाले ने की, जिसकी वजह से 200 गाय मरी, जिसका जिक्र हमारे आशु मुंगिया भाई ने किया। मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग तो कहीं आपके संघ परिवार के लोग जायज ठहराते मानव हत्या को, जो गौ हत्या के नाम पे होती है। जो भाजपा के कार्यकर्ता की वजह से 200 गाय मरी है, उसको आप इस शो पर आतंकवादी कहोगे और उसके लिए मौत की सजा मांगोगे? पहली बात। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक अगर इतनी सारी घटनाओं में हम लोग शामिल थे तो या तो आपकी कानून व्यवस्था पे कोई पकड़ नहीं है और हम लोग आपको जो है इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरे देश में इतनी सारी घटनाएं कर ली, या तो आप ये झूठ फैला रहे हैं। और इस झूठ का जवाब ये है कि जेडीयू वाले भी ये बोलते हैं, बयान उनका क्या है कि भाजपा के होने के बावजूद भी हम अकलियतों का ख्याल रख रहे हैं। मतलब वो खुद भी मानते हैं कि आपकी असलियत क्या है, वो खुद भी एक तरीके से नवीन कुमार साहब जवाब दीजिए इस बात का। अगर ये जो कारनामा है ये आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है, तो अब तक वो लोग सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? कोई घटना घटी हो या दोयम दर्जे का व्यवहार किया हो तो आप एक भी उदाहरण आपको दो तीन सवाल से पहले लगाने से। ठीक है अरविंद जी थोड़ा सा काबू रखें, थोड़ा सा काबू रखें जी। नवीन कुमार साहब, भाषण का मंच नवीन कुमार साहब, सिर्फ भाषण करने से ये कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता अगर हैं देश में भाषण जिन्होंने ये कारनामा किया है, ये हाल नहीं तो वो लोग सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? लोग अरविंद जी प्लीज। नवीन कुमार साहब, मैं एक समीर भाई, क्या मैं बोलूं? जी जी बोलिए। क्या मैं बोलूं? मेरा दो से पहले सवाल और हुए जो अभी आज नवल किशोर जी ने कहा या शहजाद पूनावाला जी ने कहा। तो एक तरफ आप कहते हैं अखलाक वाले मामले में कानून का पालन करना चाहिए, कानून पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी तरफ आप, मुझे मालूम नहीं बिहार की घटना क्या हुई, आपने जो कही हमने मानी, आप क्योंकि मीडिया में मैं जानता हूं कि सत्य दिखाया जाता है, झूठ नहीं बोला जाता। तो मीडिया में जो बोला जा रहा है बिहार की घटना में, आप कानून पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं तुरंत सबको अंदर डाल दीजिए, 50 कर लीजिए? विश्वास दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं किसी घटना पे कम और किसी पे ज्यादा। दूसरी बात, कांग्रेस ने कहा कि जो है किसी राज्य में, मुझे मालूम नहीं उसकी, क्योंकि आज ये कि इसकी 200 गायें मारी गई है छत्तीसगढ़ में। हालांकि आंकड़े अभी कैसे आने लगे? आज से पहले कभी इस प्रकार के आंकड़े नहीं आए। अचानक ये जो आंकड़े 200 गायें मारी गई, मैं बोल देता हूं छत्तीसगढ़ के बारे में। आप वहां पर छत्तीसगढ़ में इससे पहले नहीं है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से। दूसरा आप सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बात करिए। मुझे किसी से मालूम नहीं करना, मैं सवालों का जवाब दे रहा हूं। हर चीज दूसरा हम लोगों ने करी है, क्योंकि वहां पर ये घटनाएं हो रही है, ये दबाई गई है, सबसे पहले चुनाव वहां पर हुई है और बहुत अच्छे पैमाने हो रही है, जिसका आप शांति रखेंगे, जवाब सुनेंगे, आप सुनेंगे, जवाब सुनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आप सुन सकते हैं क्या जवाब, या केवल आपका भाषण सुने हम? आप डिबेट को डिबेट की तरह चलने दीजिए। आप जो भी बोल रहे हैं शांत हो जाइए। नवीन, मैं जानता नहीं आप कौन बोल रहे हैं। नवीन, आप शांत हो जाइए, सुन लीजिए। नवीन, ये आशु मुंगिया बोल रहे थे। नवीन, लेकिन मेरी बात आप सुन लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की जो घटना है उसमें हरीश वर्मा साहब हैं, जो आपके पालिका के, जामुल पालिका के उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के।
वो बाकायदा अपनी एक गौशाला चलाते हैं, सरकार से उनको फंडिंग होती है, 220 गायों के रखने की जगह है इस गौशाला में, लेकिन 900 गायों को यहां पर ठूंसा गया था, जिसकी वजह से 200 गायों की जान गई है। यह है खबर। अच्छा समीर भाई, मैंने उस खबर के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की का पहले चुनाव चिन्ह 2 बैल था, गाय के यानी 2 बैल। मुझे बताए जिस बैल 2 बैल को लेकर के कांग्रेस सत्ता पे काबिज रही, गाय को बचाने के लिए क्या किया, क्या बता सकती है कांग्रेस क्या क्या किया? इतने साल तक उसने सत्ता काबिज नहीं, उसी का सत्ता में आप है ना नवीन साहब। 25 राज्यों में कानून हमने लाया। हाँ बताइए। 25 राज्यों में कानून हम लाए। आप सत्ता में रहे हो, गाय मर रही है, कैसे आने लगे? और गाय की हिफाजत के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है, तो जवाब आपको देना होगा ना। एक काटा आपने जब मैंने कहा ना, मैं तो कह रहा हूं इस बात को, अरुणाचल में कानून आप नहीं ला रहे, वहां पे पेमा खांडू बोलते मैं बीफ खाऊंगा, आपके गोवा में मुख्यमंत्री बोलते कि बीफ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, हमको बीफ खाना है, वहां पे पार्टी करनी है। आपके 4 राज्य बचे जहां आपकी सत्ता है, वहां पे आप नहीं लाना चाहते। यही जो सत्ता में नहीं है, इसका पॉलिटिकल फायदा किसको होने वाला है? पॉलिटिकल फायदा इन्हीं लोगों को होने वाला है, चाहे वो परमिशन आरजेडी मोदी राज में आपने 2 करोड़ चंदा ले लिया बीफ हाउस जो एक वर्ग का वोट चाहते हैं, और आप हमसे पूछ उनको रहे हैं बेनिफिट होना चाहिए, आपके पास हिम्मत है तो अरुणाचल प्रदेश में पाबंदी लगाए। और सवाल गाय का नहीं है, सवाल मानव हत्या का नहीं है। आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हो। बिहार में सबसे बड़ा घोटाला आज आया है सामने, सृजन घोटाला, जिसमें सुशील मोदी और ये आपका नीतीश कुमार शामिल है। इससे ध्यान भटकाने के लिए आपने मॉब लिंचिंग यहाँ पे शुरू कर दी है। ये है, ये असलियत है, इसलिए आप करा रहे हैं। अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको ध्यान भटकाना नहीं था, अब ध्यान भटकाने के लिए आपने ये होने दिया। ये जानना नहीं चाहते, इनके ये हकीकत से लगातार भागे जा रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया, आज ये कोर्ट जाती है क्योंकि भाई तुमने जब गाय बचाने के लिए क्या किया ये तो बता दो। ठीक है, लेकिन आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आज सत्ता में आप हैं, सत्ता में आप हैं, सबसे ज्यादा सवाल इसलिए आपसे पूछे जाएंगे। आशु मोंगिया साहब, ये छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? 200 गायें 13 दिन में 200 गायों की मौत हो जाती है, और ठूस कर गायों को इसलिए ज्यादा से ज्यादा भरा जाता है ताकि सरकार से हम फंड ले सके। ये हो रही है गौ रक्षा और ये हो रही है गाय की हिफाजत। समीर भाई, छत्तीसगढ़ में ये एक ही सामने में अभी आया है मामला, लेकिन इस तरह के कई मामले हैं जहां पर सिर्फ फंडिंग का खेल खेला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर में ये 93,50,000 रुपया जो इस गौशाला को आया, वो इस तरह से ही आया हुआ है कि 900 गायें दिखाई गई और ये चीजें, और ये जो 200 गायें मरी है, मैं तो कह रहा हूं इसमें प्रॉपर एसएन श्रीवास्तव जी जो मुख्य लोकायुक्त हैं, उनको स्टेप लेना चाहिए, एनआईए के थ्रू जांच कराओ, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ये नहीं, इस तरह की बहुत सारी गौशालाएं हैं। और एसएन श्रीवास्तव जी से 2-3 बार मुलाकात मेरी हुई, हम लोगों ने लिखत में दिया हुआ है, बृजमोहन अग्रवाल जी को सबको मालूम है कि इस तरह के मामले चल रहे हैं वहां पर छत्तीसगढ़ में। इवन मैं आपको बता देता हूं, शक्ति का विधायक है राम खिलावन साहू, वो वहां पर तस्करी करवाते हैं वो लोग, और तस्करी करवा के जो बांग्लादेश को गाय जाती है, बंगाल को जाती है, वो एक सेकंड समीर भाई पूरी बात बोलने दीजिए। जब वो चीज हुई उसके अंदर मेरे पास आज तक रिकॉर्डिंग है, राम उनको दी गई एसएन श्रीवास्तव जी को भी उसके बारे में। फिर हमारे ही एक आदमी को वहां पर किडनैप कराया गया इन्हीं राम खिलावन साहू की तरफ से, वहां पर गैंग लीडर देवेंद्र के थ्रू। आईजी थे वहां पे पवन देओ, बिलासपुर के अंदर में मेरी बात होती है, रात को पवन देओ साहब ने 5 टीमें बनाई और रात में रेड्स चली हैं जगह जगह। आपके कहने का मतलब है ये कोई इकलौता मामला नहीं है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मामले ऐसा तमाम लोग कर रहे हैं गौशालाओं में। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी गौशालाओं में ऐसा है। श्रीराज नायर साहब, सेवा आयोग की फंडिंग गलत हो रही है। श्रीराज नायर साहब, अगर गाय की हिफाजत करने का आप लोगों ने प्रण लिया हुआ है, कसम खाई हुई है, तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं गायों को मरने से बचाते? गौशालाओं में क्या हाल हो रही है गाय की, और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में गलत है। गाय की हिफाजत क्यों नहीं करते? बता दीजिए, केस करते लोगों को मारना ही गाय की हिफाजत है क्या? बता देंगे और सरकार ने इसे संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत ऐसे शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं, हम बिल्कुल, हम आशु मोंगिया जी जो कह रहे हैं हम इससे समर्थन में है। ऐसा कोई भी व्यक्ति गाय की हत्या या गाय की रक्षा करने में चूक करता है या उसके नाम से पैसे कमाता है, उसको एकदम बड़े से बड़ा दंड देना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपकी बात, मैं सभी लोगों की बातें सुन रहा था,
देखिए एक बात आप समझिए, जिस तरह आप लोग यही सवाल है, कानून का हिसाब किताब बिहार में करने जाते हैं, करो ना। अब लगातार जिस तरह से आप लोग नायर साहब सवाल आपसे यही है कि आप लोगों के घरों में झांक कर देख रहे हैं कि कहीं बीफ तो नहीं बन रहा, लेकिन ऐसी गौशालाएं जब आपको सामने नजर आती हैं तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। जो अपने समुदाय को भड़काते हैं, अपने समुदाय को गलत दिशा में ले जाते हैं और एक गौ हत्या, गौ तस्करी करने को प्रेरित करते हैं। आपको डिबेट उन पे भी चलाना चाहिए। आप एक तरफा डिबेट चला रहे हैं समीर जी, आप डिबेट चलाइए। ये सब मामला हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं आप देखिए कई चैनलों ने जब सख्त सवाल पूछे जाते हैं ना नायर साहब तो डिबेट एक तरफा ही नजर आती है। मांस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जब सख्त सवाल पूछे जाते हैं तो डिबेट एक तरफा ही नजर आती है। नायर साहब मैंने आपसे सीधा सवाल किया समीर जी कि आपको छत्तीसगढ़ की ये गौशालाएं क्यों नजर नहीं आती जहां सैकड़ों की संख्या में गायों की जान जा रही है, इस पे कभी डिबेट मर रही है गायें। आज ये धारदार हथियार इन गौ तस्करों के आता कहां से? ये धारदार हथियार लेके गौ तस्कर आते कहां से? ये गौ हत्या हो रही है। अरे तो किसने आपसे कहा कि धारदार हथियारों का सामना आप करें? सारी चीजें जब तक ये इस देश में कानून का राज है या नहीं है? इलीगल स्लॉटर हाउस वाले बंद नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी। अरे पेमा इलीगल स्लॉटर हाउस मुद्दा है क्या? नायर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इलीगल स्लॉटर हाउस भी एक मुद्दा है। मैं मुद्दे को भटका नहीं रहा हूं। आप भी सोचिए, आपको भी डिबेट एक तरफा नहीं चलाना चाहिए समीर जी। आपने अभी तक इसमें से ऐसे लोगों को नहीं बुलाया अपने पैनल पर जो लोग ये इस तरह का काम कर रहे हैं और जो लोग इस तरह के अच्छा गौरक्षा वालों को नहीं बुलाया, गौरक्षा करने वालों को, गाय की हिफाजत करने वालों को नहीं बुलाया। आशु मोंगिया यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप अपने पहले जो सच बात करे उसे आप अपने खिलाफ मान लेंगे। पूरा में वहां पे पूछ लीजिए आशु मोंगिया के बारे में, आपको मालूम चल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं अरविंद जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। 1 अगस्त को नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, चाहे वो दूध देने वाली हो चाहे बिना दूध देने वाली हो। ये चीज कही गई थी नीतीश कुमार के थ्रू। आप मुझे ये बता दीजिए 1 अगस्त से लेकर आज 18 अगस्त तक कितनी एफआईआर दर्ज कराई, कितनी गायें रुकवाई है जो बांग्लादेश को बिहार से कम डेली 70 से 80 ट्रक होके निकल रहे हैं गायों के वहां से। छोटा नीतीश कुमार ने बंद करवाए गायों के लिए, कितनी गायें बचाई हैं? अरविंद ये बता दीजिए बिहार सरकार के अंदर में कितनी गायों को बचाया जा रहा है? निशात साहब खिलवाड़ कर रहा है जल्दी से। जो भी गौ हत्या में शामिल है, इलीगल स्लॉटर हाउसेस, ये सारी चीजों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। कानून अरविंद निशात साहब जवाब दीजिए जल्दी से। जब ये बात मुख्यमंत्री जी कहे थे उस समय हम महागठबंधन की सरकार में थे और महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने ये बात कही थी, लेकिन महागठबंधन सरकार से अच्छा, तो तब नीतीश कुमार जी की माँ थी वो गौ माता, अब क्या है? अब मौसी है, सौतेली माँ हो गई वो। अरे अब तो माँ होनी चाहिए थी, भले ही पहले वो होती मौसी। अरे आप लोगों को तो सुनना नहीं आता है तो बीच में हस्तक्षेप क्यों करते हैं, इंटरप्ट क्यों करते हैं? सुन तो लीजिए। बोलिए आपका सवाल धैर्यपूर्वक मैंने सुना। आपको आपको जेडीयू का प्रवक्ता होके ही बोलना नहीं आता कि जवाब में इस बात का कहां दूं और क्या दूं? आप बात कोई अलग लेके जा रहे हैं। समय बर्बाद कर लीजिए। अरविंद निशात जी बोलिए, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। समय बर्बाद कर लीजिए, समय बर्बाद कर लीजिए, आप समय बर्बाद कर लीजिए। कौन सी एजेंसी जांच करने? समय निशात साहब जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, सुन रहे हैं हम। क्या यहाँ बैठ करके आप समय बर्बाद कर लीजिए। की बात कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी कि मैं पटना डीएम से मैं आग्रह करूंगा कि पूरे पटना में कोई ऐसा जगह विकसित करें जहां सड़कों पर चलने वाले आवारा मवेशियों को हम इकट्ठा करके हम उसको एक जगह रख सकें, उसकी सेवा देखभाल सरकार के स्तर पर हो। ये महागठबंधन की सरकार के समय मुख्यमंत्री जी ने बात कही थी, लेकिन अब पटना डीएम ने पटना सिटी के इलाके में गौशाला की व्यवस्था की है और पटना में आवारा घूमने वाले पशुओं को वहां पर इकट्ठा करके आज की तारीख में राज्य सरकार, पटना जिला प्रशासन उसकी देखभाल सेवा कर रही है। आपके पूर्व यहाँ के दूसरे चैनलों ने इस पर खबर चलाया, इस पर डिबेट कराया। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नवीन कुमार जी मैं अब आपके पास आऊंगा। हमारी जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि पीएम मोदी का इतना सख्त बयान 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से, और मैं समझ लूंगा, मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि उनके इस बयान के बाद, इस सख्त बयान के बाद
एक इंसिडेंट गुजरात में हो जाता है, आनंद में, उसके बाद बिहार में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। अगर दलितों और मुसलमानों पर इसी तरह से हमले होंगे तो पीएम का जो सपना है भारत जोड़ो का, वो कैसे साकार होगा? और वो भी तब जब इन स्टेट्स में अब आपकी सरकार है। समीर भाई, देश बदल रहा है और जब बड़ा परिवर्तन देश में आता है तो निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां जिनका साम्राज्य खिसक जाता है उनको कष्ट होता है, और ये कष्ट हो रहा है। और ये हम देख रहे हैं, एक नहीं कई मुद्दों, कई हम मोर्चों पर देख रहे हैं कि उन पॉलिटिकल पार्टियों को कष्ट हो जिनका वोट बैंक खिसक गया है। उनको लगता है कि आप तो मतलब साजिश है बीजेपी के खिलाफ, सरकार सत्ता पर काबिज हो, चाहे वो असुरक्षा की भावना करें, चाहे कुछ भी करें। हाँ, मैं तो बोल रहा हूं साजिश है, पूरी साजिश है, गहरी साजिश है। और वो इसलिए क्योंकि जब इस समय सबका साथ सबका विकास का नारा और सबको लेकर के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तो ऐसी घटनाओं को फायदा किसको होगा सोचने की बात है। देश की जनता देख रही है और ये भी देख रही है कि इसका फायदा किसको होगा, और जो फायदा लेना चाहते हैं, इसका पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं, उनको देश की जनता सफाई करेगी। देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो सब समझती है। मुझे बता दीजिए कि आप लगातार जिस प्रकार से कहते हैं, ठीक है नवीन, आपकी बात समझ गया मैं, एक वर्ग को ही निशाना बनाया जा रहा है, शहजाद उस वर्ग के साथ जल्दी से लाइन बोलिए, जल्दी से लाइन बोलिए। अब आपने राहत, अरे हम नहीं, आप कर रहे, पता चल जाएगा। इंदौरी ने कहा है कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पे डाल दो। ये तो अच्छी बात है कि गोरखपुर के बच्चों की हत्या का इल्जाम उन्होंने गोरखपुर के बच्चों पे नहीं डाला है, बाकी सब इल्जाम जो है वो सभी को मुबारक है। नवल किशोर साहब, शर्म आनी चाहिए। गोरखपुर के बच्चों के पीछे भी आप लोग हैं। गठबंधन, आप इसकी बात करना चाहते हैं, मैं बता देता हूं गोरखपुर में क्या हुआ। और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है, इसलिए अभी आप दिलजलों की भूमिका में हैं और इसीलिए साजिश रच रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, ये कहना चाह रहे हैं नवीन कुमार साहब। नहीं, कोई बीजेपी का काम ही वही है, आरएसएस का काम ही वही है। आरएसएस का काम है दंगा फैलाना, आरएसएस का काम है हत्या करवाना, आरएसएस का काम है मौत लिंचिंग, ये सब उन्हीं के साथ पे हो रहा है। बीजेपी उसका पॉलिटिकल विंग है और बीजेपी यही काम करने के लिए चुनाव जीत कर आती है। लोगों ने भरोसा किया था, लोगों ने भरोसा किया था, उसने 42 वायदे किए थे, एक भी वायदों पे काम नहीं किया। उसने जो 2 काम किया उसमें लोगों को नुकसान पहुंचाया। नोटबंदी से गरीबों की हत्या करवाई, नोटबंदी से लोगों का रोजगार छीना, और इस तरह के काम उसने किए। जो वायदे उसने किए उसमें एक भी काम उसने नहीं किया। केवल वही काम किया है जो हत्या है, हिंसा है, इस तरह के मॉब लिंचिंग है, गो हत्या है। ठीक है, इसी तरह का काम करते हैं वो। ठीक है श्रीराज नायर साहब, आप नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है भारत जोड़ो ये साकार हो पाए? आप लोग नहीं चाहते, इसलिए वीएचपी बार बार अड़ंगा लगा रही है। उनके तो इतिहास में लिखा हुआ है भारत तोड़ो, गुजरात में उन्होंने तोड़ा पहले। ठीक है, उसी चीज को अप्लाई करें पूरे देश में। नायर साहब जवाब दीजिए, भारत जोड़ो नहीं चाहते आप? मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ की घटना हो, ऐसा कोई भी गलत व्यक्ति है जो गौ हत्या या गौ के संरक्षण के लिए काम नहीं कर रहा हो, सबके साथ कानून कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई हो, हम चाहते ही नहीं है। और जिस तरह से गलत लोग गौरक्षकों का जामा पहन के कर रहे हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सख्त होना चाहिए, इस देश में कानून का राज चलना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं को हमने कभी सिखाया नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले। सवाल सुन लीजिए नायर साहब, गौ रक्षा होनी चाहिए। नायर साहब, और ये पूरी तरह आपका भी बतौर आज आप बिहार सरकार से डिमांड करेंगे कि जिन लोगों ने शहाबुद्दीन के घर पर धावा बोला उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कहेंगे आप? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, अगर जिन लोगों ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करने दीजिए। आप मीडिया ट्रायल मत चलाइए कौन उसमें था। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसको सजा मिले। और आरएसएस को भी अपना काम करने दीजिए। पूरे देश में दंगा फैलाइए। झारखंड की पुलिस आपकी है, उन्होंने बीजेपी वाले को पकड़ा था, और ये देश अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस आपकी, उन्होंने गाय मारने की आरोप में बीजेपी वाले को पकड़ा है। ठीक है, आप बोलोगे वहां पे कांग्रेस। आखिर में मुझे आपके पास आना पड़ेगा। सरकार है, उसने किसी को बख्शा नहीं। कैसे आप भरोसा दिलाएंगे लोगों को कि आगे ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? क्योंकि वहां पर पुलिस ने उल्टे उन्हीं 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिनको पीटा गया। इस मामले में इंसाफ होगा, कैसे उम्मीद करें हम? आप भरोसा रखें, आप भरोसा रखें बिहार की सरकार पर और हमारी पुलिस पर।
बिहार की पुलिस ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। हमारा ट्रैप रिकॉर्ड रहा है, हम जो कहते हैं वही करते हैं। यही उम्मीद भी है आपसे। पूरी अगर इस तरह की घटना, आपकी संगत बदल गई ना, बिगड़ गई संगत। समीर भाई, आप पे तो कोई चिंता नहीं थी, संगत आपकी संगत बड़ी बुरी है। आरोपी है 302 के आरोपी है, 120 वाले उप मुख्यमंत्री के साथ है। यही है आपके मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड, नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है। राजनीति में मिस्टर नटवरलाल है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया अरविंद निषाद साहब, लेकिन हम आपकी बात पर भरोसा कर रहे हैं और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि उन तमाम लोग जो पीड़ित हैं इस मामले में, जिनकी पिटाई हुई है सिर्फ इस शक में कि उनके घर में बीफ पक रहा था, उनके साथ जरूर इंसाफ होगा और नीतीश कुमार इंसाफ जरूर दिलाएंगे और बिहार की पुलिस जो है वो सही तरीके से इस मामले की जांच करेगी और दोषियों को पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मंडे को एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।